हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार। पाताल लोक के हर देश में एक ही शोर। सर्वदेश के राजा तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार हो रहा है। आने वाली नाग पंचमी के दिन पाताल में एक नया सूर्योदय हो रहा है। कल्पदेश के राजा तुर्कसेन के लिए यह समाचार सबसे कष्टप्रद था। मेरे जीते जी ये नामकरण हो ही नहीं सकता। राजा तुर्कसेन मकड़ा की तिलिस्म गुफा में जा पहुंचा। मकड़ा, हमारे देव, तुम जानते हो उसका नामकरण संस्कार होते ही उसे मेरी मौत का वरदान प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी करो, ये सब रोकना है। अवश्य सम्राट, मैं भी तो इसी वक्त की प्रतीक्षा कर रहा था। देवलोक से G18 पाताल की ओर चल पड़ा। मुझे तो तौसी खत्म नहीं कर सका, किंतु उसने मेरे पुत्र सिनुरा को मार डाला। अब तक उसका पुत्र अज्ञात स्थान पर था। अब वह बाहर आएगा और मैं अपने पुत्र की मौत का बदला ले लूँगा। पहले भूलोक, फिर पाताल। मुझे तुरंत पहुँचना चाहिए। गिद्ध के पास निमंत्रण था। सम्राट तौसी के समारोह में बड़ी अड़चनें आनी। मुझे एक बार फिर अपना फर्ज अदा करना। गिद्ध ऋषिराज भी अपने स्थान से कूच कर गए। तौसी के पुत्र की रक्षा मेरा परम धर्म। अब बारी थी जुगनू की। टिम टिम टिम। तौसी के सिर की सवारी तो गांठ ली। अब जरा इस छोकरे की खोपड़ी में टटोलता हूँ। जुगनू जिसके सिर पर बैठ जाता उसे बस में कर लेता था। चलता हूँ सर्पदेश। भूलोक से कालचक्र भी आमंत्रित था। पता नहीं ये बालक कितना पराक्रमी होगा। अंगारा द्वीप राजकीय निमंत्रण आया है पाताल के सर्वदेश से। तौसी हमारा अंतरंग मित्र है। चलने की तैयारी की जाए। जम्बू भी तैयार था। एक बार पहले भी हम सर्वदेश जा चुके हैं बंटी। इस बार तो वहाँ खुशियों भरा मौसम होगा। मैं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण JTV पर करूँगा। इच्छाधारी नेवला बड़ी मुद्दत बाद एक गुफा से बाहर निकला। तौसी से लड़ने के लिए एक बड़ी तपस्या की है मैंने। राजा तुर्कसेन पूरी तैयारी पर था। जासूस खबर दे रहा था। सारी सेनाएं तौसी के पुत्र के नामकरण समारोह की सुरक्षा पर लगा दी गई। उन्होंने एक व्यू की रचना की है। वहाँ 2 व्यू जिन्हें नाग बाबा ने बनवाया। उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। असली का पता सिवाय नाग बाबा के किसी को नहीं है। अगर कोई आमंत्रित मेहमान नकली व्यू में दाखिल होता है तो उसे अंदर से ही असली व्यू में लाया जाएगा। दोनों व्यू एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। इस व्यू में फंसने के बाद बाहर निकल पाना असंभव है। ये रहा नक्शा। इच्छाधारी नेवला भी तुर्कसेन के साथ था। मेरे दिमाग में एक योजना है। वह क्या? तौसी के पुत्र का नामकरण किसी महापंडित द्वारा होगा। पता लगाओ कि इस शुभ कार्य के लिए किस पंडित को चुना गया। वह तो राजपुरोहित अश्वभामा ही करेंगे। तो मैं अभी से अश्वभामा का स्थान ले लेता हूँ और अश्वभामा हमारी कैद में रहेगा। मैं सर्वदेश का राजपुरोहित अश्वभामा बनकर व्यू स्थल पर जाऊँगा और तौसी के पुत्र का नामकरण से पहले ही खात्मा कर दूँगा। और मैं सहस्त्र वाहिनी के साथ सर्वदेश पर आक्रमण कर दूँगा। उस समय सेना व्यू तोड़कर मुझसे लड़ने नहीं आ सकती। तुर्कसेन अपने देव स्थल मकड़ा के तिलिस्म में पहुंचा। हे देव मकड़ा, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं उस व्यू को तोड़ने पहुंचे। उसने आपको आमंत्रित न करके आपका अपमान किया और पहले भी वो आपको मूर्छित करके अप्सरा को ले गया था। इस बार हम पूरी शक्ति से सर्वदेश पर आक्रमण करेंगे। आप तो जानते हैं मकड़ा, तिलिस्म गुफा में ही मेरी मृत्यु का रहस्य छुपा है। मैं परिस्थितियों पर दृष्टि रखे हूँ राजा तुर्कसेन। मैं पूरे व्यू को मकड़ जाल में बांध डालूंगा। कोई उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इस बीच तुम सर्वदेश फतह कर लेना। इससे पहले तुम व्यू में अपनी खानदानी तलवार से एक एक का वध कर दोगे। ये तलवार तुम दूर से संचालित कर सकते हो। मुझे वही मार सकता है जो मकड़ा तिलिस्म तोड़ेगा। मकड़ा तिलिस्म टूटने का अर्थ आपकी सब शक्तियाँ समाप्त। मैं उस तलवार का कभी रणभूमि में प्रयोग नहीं किया मकड़ देव, क्योंकि अगर वह मेरे हाथों से निकलकर मेरे किसी दुश्मन के हाथों में चली गई तो मेरा दुश्मन इसी तलवार से मकड़ा तिलिस्म काट देगा। मकड़ा तिलिस्म केवल इसी तलवार को धारण करने वाला जा सकता है, इसलिए मैं हमेशा उसे सुरक्षित स्थान पर रखता हूँ। किंतु यह तलवार मेरा ब्रह्मास्त्र भी है, जो दूर रहकर भी मेरे दिमाग में संचालित होता है। इसलिए तो केवल इसी तलवार से तुम दूर रहकर सबका खात्मा कर सकते हो। किंतु जाल कस जाने के बाद तलवार अंदर कैसे जाएगी? तलवार तुम पहले ही अंदर पहुंचा दोगे। तुम्हारी मानसिक तरंगें इस तलवार को उस वक्त अंदर भेजेंगी जब मैं व्यू को शिकंजे में लूँगा।
उसके बाद यही तलवार तुम बाहर रहकर संचालित करोगे और यह सब बंदियों को काटती चली जाएगी। सब देश में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार होगा नाग बाबा? कृपया राज्यसभा में स्पष्ट करने का विधान पूरा करें। 1 सप्ताह बाद नागपंचमी, हमारे मेहमान आने प्रारंभ हो गए। नामकरण व्यू के अंदर राजपुरोहित अश्वधर्मा करेंगे। इस अवसर पर केवल वही अंदर जाएंगे जिन्हें हमने प्रवेश की अनुमति दी है। कार्यक्रम समाप्त होते ही व्यू तोड़ दिया जाएगा और समस्त जनता इस उत्सव में सम्मिलित हो जाएगी। उसके बाद पूरे सर्वदेश में 7 दिन का अवकाश रहेगा और जश्न मनाया जाता रहेगा। बालक को बस्तियों में घुमाया जाएगा जहाँ वह जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसकी क्या व्यवस्था है कि हमारा शत्रु वहाँ नहीं पहुँच पाएगा? यह व्यवस्थाएं गोपनीय है, हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, अन्यथा शत्रु इसकी कार्ड तैयार कर लेगा। उस समय सारी सेना इस कार्य में लगी होंगी तो सीमाओं पर क्या प्रबंध होगा? यदि सीमाओं पर हमला हुआ तो हम नकली व्यू वाली सेना तुरंत भेज सकते हैं। बस नामकरण संस्कार तक ही हमारे सैनिक आक्रमणकारियों को रोके रहेंगे। उसके बाद तो सारे सैनिक रणभूमि में प्रस्थान कर सकते हैं। बस यदि हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो कल्प देश की ओर से होगा। गुप्तचर खबर लाया सम्राट, गुप्तचर को बुलाया जाए। गुप्तचर राज्यसभा में पहुंचा। सूचना है कि कल्प देश की सहस्त्र वाहिनी आक्रमण की तैयारी कर रही है। सहस्त्र वाहिनी को व्यू स्थल तक पहुंचने में ही 1 सप्ताह लगेगा, ऐसा प्रबंध कर दिया गया। नाग बाबा पूरे समारोह का संचालन कर रहे थे। तौसी ने उनसे एकांत में भेंट की। आपने कल्प देश की सहस्त्र वाहिनी को इतना हल्का कैसे समझ लिया नाग बाबा? तुर्क सैन्य ने आज तक कभी भी इस वाहिनी को युद्ध में नहीं उतारा, क्योंकि इस वाहिनी के पराजय के बाद कल्प देश ही खत्म हो जाएगा। वह खत्म होने की ओर ही अग्रसर है, किंतु उसके आक्रमण का उत्तर देते समय न मैं रहूँगा न आप, फिर उसे कौन रोकेगा? राजन, यह सारा प्रबंध कर लिया गया। कल्प देश की सीमा से हमारी राजधानी तक पहुँचने के जितने भी मार्ग हैं उनके पुल तोड़ दिए जाएंगे, मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इस तरह तो हमें भारी हानि होगी और हम भी सीमा की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। हानि की पूर्ति हो जाएगी और हमें उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमें तो सिर्फ उनके पहुंचने में विलंब करना है। यह गोपनीय व्यवस्था का एक अंग है। बस आगे कोई सवाल मत करो। सर्व देश का यह सप्ताह सबसे संकटमय सप्ताह है। तौसी अप्सरा के पास पहुंचा। 1 सप्ताह बाद तो तुम्हारा पुत्र हमारे पास होगा। हाँ प्राणनाथ, मेरी तो खुशियों का ठिकाना नहीं। सबसे पहले इच्छाधारी नेवले ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। मुझसे तो सांपों की हर नस्ल डरती है, बस इच्छाधारी तौसी मेरे काबू में नहीं आया और आम सांपों से लड़ना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। ये रहा अश्वत्थामा का घर। राजपुरोहित होने के नाते सरकारी सैनिक पहरे पर है। मैंने अश्वत्थामा को देखा तक नहीं तो उसका रूप कैसे धर सकता हूँ, लेकिन मैं तौसी का रूप तो धर ही सकता हूँ। इच्छाधारी नेवले ने तौसी का रूप धर लिया। द्वारपाल चौंका। अरे सम्राट तौसी आ रहे हैं। अश्वत्थामा के घर के सारे द्वार खुलते चले गए। महाराज की जय हो। क्या ब्राह्मण घर पर ही है? हाँ महाराज। इच्छाधारी नेवला सरलता से अश्वत्थामा के घर में प्रवेश कर गया। आइए महाराज, आपका इस घर में स्वागत है। अश्वत्थामा के परिवार ने स्वागत किया। खुद अश्वत्थामा गदगद था। महाराज की जय हो। कैसे आना हो? मुझे बुला लिया होता। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। अश्वत्थामा जी, यही निकट मेरा एक सहपाठी गरीब मित्र रहता है। बेचारे ने डरते डरते मुझे निमंत्रण भेजा, ये सोचकर कि कहीं राजा बुरा ना मान जाए। खुद भी नहीं आए, लेकिन हम उसके पुत्र के नामकरण संस्कार में शामिल होने आए। सोचा आपसे उसका नामकरण करवाएं। चलेंगे मेरे साथ? क्यों नहीं महाराज, भला ये कैसे हो सकता है कि आप कहें और मैं ना हूँ? तो देर ना करें, चलिए। अतिथि सत्कार के औचित्य का समय नहीं है, हमें वैसे भी विलम्ब हो गया। इच्छाधारी नेवला अश्वत्थामा को साथ ले गया। कितनी दूर है महाराज? बस ये जंगल पार होते ही मेरे मित्र का घर आ जाए। जंगल में ठाक 2 ही प्रहार का काफी थी। ठाक अश्वत्थामा मूर्छित हो गया। सर्वदेश में तुर्कसेन के गुप्तचर पहले ही सक्रिय थे। इसे किसी गुप्तचर के पास पहुंचा देता। जंगल में एक गुप्तचर की झोपड़ी थी। वह साधु वेश में रहता था। अलख निरंजन, कौन आया है हमारे द्वार? महाराज आप? मैं कोई महाराज नहीं हूँ, इच्छाधारी नेवला हूँ। ये रहा मेरा असली रूप। ओह इच्छाधारी नेवला जी आप? हाँ, इस पंडित को अपने कब्जे में कर लो। अश्वत्थामा गुप्तचर के चंगुल में फंस गया और अब मैं बना अश्वत्थामा। इच्छाधारी नेवला अश्वत्थामा बनकर चल पड़ा। अश्वत्थामा बन के उसके घर में बने रहना एक परीक्षा की घड़ी होगी। उधर मेहमान आने प्रारंभ हो गए। सबको राजकीय अतिथिशाला में ठहराया जाए। सब देश के इंजीनियर साहबों ने शानदार अतिथिशाला का निर्माण किया था। आइए श्रीमान कालचक्र जी, आपका स्वागत है। अंगारा भी पहुंच गया। महान अंगारा का पाताल में स्वागत है। जम्बू सर, हम सब सर्वदेशवासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
जो लोग गुप्त रूप से पहुंच रहे थे उनके आगमन का अंदाज ही निराला था। G80 18 शक्तियों का स्वामी है। इस बार मैं सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग करूँगा। मेरे पास एक शक्ति ये भी है कि मैं व्यू की रचना या तिलिस्मी की रचना जान सकता हूँ और मुझे पहले इस व्यू को समझना होगा। आज रात मैं व्यू के ऊपर से उड़ान भरूँगा। रात के समय अपने चारों तरफ एक बादल बना डालता हूँ ताकि अगर कोई मुझे उड़ता देखे तो यही समझे कि बादल उड़ रहा है। G18 बादलों में छुप कर उड़ चलो। चांदनी रात थी, व्यू स्थल के ऊपर हैं। व्यू के ऊपर भी आकाश पर कवच, ऊपर पूरी धुंध फैलाई गई है ताकि व्यू को देखा ना जा सके, और इसी धुंध में शीशे की मानिंद पारदर्शी कवच है। वाह, पक्का इंतज़ाम। ऊपर से हमला भी नहीं किया जा सकता। जरा इस कवच पर उतर कर देखता हूँ। कवच पर उतरते ही कवच पर एकदम आँख के शोले भड़क उठे। ओह, ये तो मैं हूँ, वरना इस आग में कोई भी जलकर भस्म हो सकता है। कमाल की व्यू रचना। स्वचलित तीर मुझे भेद रहे। फिलहाल तो इन तीरों से मुक्ति पाता हूँ। G18 पलट पड़ा। हो सकता है सुरक्षा कर्मियों को पता चल चुका हो कि कोई कवच पर उतरा। G18 ने अपने शरीर में बिंद चुके बाड़ों को निकाल फेंका। बाढ़ भी जहर बुझे हैं, लेकिन मुझ पर किसी जहर का असर ही नहीं होता। अब तो एक ही तरीका है, कल नामकरण की शुभ बेला। मैं भी मेहमान बनकर अंदर जाऊंगा और अंदर जाने पर व्यू रचना पढ़ लूँगा। चलकर अतिथिशाला में अपने लिए जगह बनाता हूँ। G18 भी एक इच्छाधारी था। आवश्यकता पड़ने पर किसी की भी शक्ल धारण कर सकता था। वह अतिथि भवन पहुँच गया। एक पक्षी बनकर अतिथि गृह में पहुँचा। अब किसी भी अतिथि के कमरे में पहुँचता हूँ। G18 ने कक्ष में जा घुसा। ये तो पाताल के किसी देश का राजा मालूम पड़ता है। वहाँ राजसी पोशाक में एक शख्स ठहरा था। G18 अपने रूप में प्रकट हुआ। कौन हो तुम? घबराओ नहीं, इधर देखो मेरी आंखों में। G18 ने अपनी सम्मोहन शक्ति जागृत कर डाली। अब जो भी बोलोगे सच बोलोगे। उस शख्स को सम्मोहित कर दिया। तुम्हारा नाम? मेरुदंड। पूरा परिचय? मैं पाताल के कंडोक देश का राजा हूँ। कल व्यू में किस तरह प्रवेश करोगे? सुबह हमारे लिए राजकीय रथ आएंगे, वे हमें व्यू समारोह स्थल पर ले जाएंगे। ठीक है, अब तुम यहीं आराम करोगे और तुम्हारी जगह मैं जाऊँगा। G18 ने मेरुदंड को खत्म कर डाला। इसे शौचालय में डाल देता हूँ। G18 खुद मेरुदंड बन गए। सुबह सबके लिए अलग अलग रथ आए थे। कमरे में खबर दी गई, आप 5 नंबर रथ पर जाएंगे सम्राट। जैसे ही आपका रथ आएगा आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर रथ आते। चलिए सम्राट, आपका रथ आ गया। G18 नंबर 5 रथ में चल पड़ा। सबको अलग अलग ले जाया जा रहा है। रथ व्यू स्थल पर पहुंचा। कंडोक देश के राजा महामहिम मेरुदंड का स्वागत है। स्वागत द्वार पर राजकन्याएं पुष्प वर्षा कर रही थी। G18 व्यवस्था देख रहा था। दूसरा द्वार शीशों का बना था, जिसके फर्श से लेकर छत तक दर्पण लगे थे। वाह, क्या खूबसूरत व्यू बनाया है। यहाँ शीशे में तो मेरी वास्तविक शक्ल दिख रही है। इसका मतलब व्यू रचना की कोई भी विशेषता मुझसे तो छिप नहीं सकती। इसका मतलब ये दर्पण इसलिए ताकि कोई वेश बदल कर ना जा सके। तब तो उन्हें पता लग गया होगा कि G18 अंदर आ गया। अगले द्वार पर आप इधर से आइए, आप इधर से जाइए। मुझे नकली व्यू में भेजा जा रहा है। मूर्ख समझते हैं कि मैं नकली नहीं पहचान सकता, लेकिन इनकी मान लेता हूँ। G18 को नकली व्यू की ओर भेज दिया गया। नकली से असली तक पहुँचने का भी कोई रास्ता ज़रूर होगा, मैं उसी का प्रयोग कर लूँगा। खबर नाग बाबा तक पहुँच गई। G18 व्यू के अंदर आ चुका है। उसे नकली व्यू में भेज दिया गया। अश्वत्थामा के रूप में इच्छाधारी नेवला है, उसे सीधा हवन तक जाने को। जुगनू एक मेहमान के सिर पर बैठकर आ गया। ठीक समय पर तौसी और अप्सरा ने व्यू में प्रवेश किया। सम्राट तौसी की जय हो, महारानी अप्सरा की जय हो। यज्ञ प्रारंभ होने का समय हो गया, मुझे पहुंचना ही होगा। ये सुरंग असली तक जाती है। सुरंग पर पूरी रक्षा व्यवस्था थी। रुक जाओ, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, इधर जाने की आज्ञा नहीं है। ठाक टिशू रक्षा सैनिकों को रौता घुस पड़ा सुरंग में। साय पटा। यज्ञ स्थल पर यज्ञ शुरू हो चुका था। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म विष्णु महेश नमः। इधर पता नहीं कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। खन खन खन। G18 की जंग जारी थी। यहाँ मैं कोई प्रलंकारी शस्त्र नहीं छोड़ सकता। समस्त देवों का आह्वान हो चुका है। ओम। अब मैं यज्ञ भी भंग नहीं कर सकता। देवगण आशीर्वाद देने पधार चुके हैं, लेकिन मैं यज्ञ समाप्त होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। था इच्छाधारी नेवला अश्वत्थामा के रूप में मौजूद था। जानते हो कालू जी, ये पंडित कौन है? अश्वत्थामा।
नहीं, इच्छाधारी नेवला। कालू जिन नाग बाबा से झिरा कर रहा था, किंतु नाग बाबा, जब हम नकली असली की पहचान कर सकते हैं तो इसे यहाँ क्यों पहुँचने दिया गया? कालू को केवल नाग बाबा देख रहे थे। इससे बहुत बड़ी भूल हो गई कालू जिन। यह राजपुरोहित की जिस चौकी पर बैठा है वह चौकी स्वयं देवता इंद्र ने भेजी है, जिस पर बैठकर स्वयं इंद्र ही नामकरण करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? जो भी चौकी पर बैठेगा इंद्र उसमें समावेश कर जाएंगे और वह जड़ हो जाएगा। फिर जो भी मंत्र चलेंगे स्वयं इंद्र की वाणी से चलेंगे। अश्वत्थामा तो माध्यम था, अब नेवला माध्यम है। अब तो नेवला ही बालक को तिलक करेगा। अश्वत्थामा बना नेवला मंत्रोच्चारण कर रहा था। ओम देव नमः। बालक को बुलाया जाए। तौसी के पुत्र को फूलों के पालने में बिठाकर लाया गया। राजकन्याएं मंगल गान गाकर उसे ला रही थी। ऋषिराज गिद्ध, अंगारा, जम्बू सबके सब वहाँ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। पुत्र को माँ की गोद में बैठा दिया गया। जुगनू भी तैयार था। जरा नामकरण हो जाए फिर वह मेरा भक्त होगा। मंत्रोच्चारण हवन चलता रहा और यज्ञ स्थल पर देवता पुष्प वर्षा करने लगे। स्वयं इंद्र अश्वत्थामा के अंदर से बखान कर रहे थे। जन्म समय एवं पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार बालक दिव्य शक्ति प्राप्त करेगा। चारों दिशाओं में इसका पराक्रम गूंजेगा। बालक का नाम ट अक्षर पर बनता है। इसकी जन्म कुंडली और राशि को ध्यान में रखते हुए टनी नाम सर्वोत्तम। टनी की जय हो, महारानी अप्सरा की जय हो, सम्राट तौसी की जय हो, नाग बाबा की जय हो, अंगारा, जम्बू, ऋषिराज गिद्ध की जय हो। पूरा व्यू जय जयकार के नारों से गूंज रहा था। टनी की जय हो। मेरा कोई जय जयकार नहीं कर रहा, चेला तो मेरा बनेगा। उसी समय G18 यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। यहाँ तो सब देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे, मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए। G18 अदृश्य हो गया। स्वयं राजा इंद्र पुरोहित के अंदर विराजमान है। हे देवगणों प्रणाम। जब तक तुम यहाँ हो मैं कोई विघ्न नहीं डालूंगा, किंतु उसके बाद मैं टनी को ले जाऊंगा। इस बीच तुर्कसेन की सहस्त्रवाहिनी ने सर्वदेश पर आक्रमण कर दिया था। बढ़ते रहो तेजी से, हमें सर्वदेश का तख्त चाहिए। खन खन सर्वदेश में युद्ध की विनाश लीला प्रारंभ हो गई। करण करण करण। तुर्कसेन स्वयं सेना का संचालन कर रहा था। बढ़ते रहो बहादुरों, आज विजय हमारी है। सर्वदेश की रक्षा सेना तुर्कसेन की सहस्त्रवाहिनी के समक्ष घुटने घुटने टेकती जा रही थी, किंतु नाग बाबा द्वारा प्रशिक्षित एक छापामार दल अलग काम कर रहा था। इस पुल को पार किए बिना सहस्त्रवाहिनी आगे नहीं बढ़ सकती। उड़ा दो पुल को। पुल उड़ा दिया गया। बड़ा सहस्त्रवाहिनी के आगे बढ़ने के सभी रास्ते तोड़ डालो। बड़ा बड़ा। पाताल में सर्वदेश युद्ध तो सांपों का देश है, परंतु वे सभी सर्प इंसानी चून में रहते। वास्तविक युद्ध तो सांपों में ही था। मकड़ा व्यू के बाहर पहुंच चुका था। जब तक व्यू में देवतागण उपस्थित है तब तक मैं व्यू बांध नहीं सकता। मैं देवगणों से शत्रुता नहीं लूँगा, अन्यथा देवलोक तक मेरे विरुद्ध लड़ाई में उतर जाएगा। नामकरण और हवन की आहुति के बाद देवगण चले गए। टनी जिंदाबाद नारे चारों तरफ गूंज ही रहे थे। देवगण प्रस्थान कर गए। अब काम शुरू। तुर्कसेन, मेरी आवाज़ तुम तो पहुंच रही होगी। व्यू में तलवार फेंको। तुर्कसेन ने खानदानी तलवार को याद किया। खानदानी तलवार आजा मेरे हाथों में। मकड़ा देव का संदेश है। चल उड़ चल व्यू में। तलवार दो रक्षकों का गला कलम करती व्यू में घुस गई। और अब पड़ा मेरा जाल व्यू पर। अब कोई इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने आकाश भी बांध दिया और चारों दिशाएं भी। G18 यज्ञ स्थल पर अदृश्य रूप में खड़ा सब देख रहा था। पहले मुझे टनी की शक्तियाँ भी देख लेनी चाहिए, तभी उस पर हाथ डालूंगा। यज्ञ समापन के बाद नाग बाबा ने ऐलान किया, व्यू के अंदर कुछ बहरूपधारी आए हैं और उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि वे सिर्फ अपनी वास्तविक शक्ल में तो लौट सकते हैं, परंतु कोई दूसरा रूप नहीं धर सकते। इसी व्यू में टनी की परीक्षा भी होगी, जिसके लिए एक स्थान निश्चित किया गया। टनी हवन कुंड से मशाल जलाओ। टनी ने नाग बाबा की आज्ञा का पालन किया। जो आज्ञा महागुरु। उस घेरे में पहुँचो जहाँ तुम्हारी परीक्षा होगी। टनी रिंग में पहुँच गया। चलो प्रारंभ करो और साबित करो कि तुम सच्चे आशीर्वाद के योग्य हो। मैं यह मशाल छोड़ूंगा। यह मशाल लोगों के सिरों पर चकराती किसी के भी कदमों में गड़ जाएगी, और जिसके कदमों में गड़े उसे मुझसे युद्ध लड़ना हो, द्वंद्व लड़ना होगा। टनी ने मशाल उछाल दी। मशाल लोगों के सिरों पर चकराती बढ़ने लगी। घूमती मशाल ठीक अश्वत्थामा उर्फ नेवला के चरणों में पड़ गई। खप। इच्छाधारी नेवला, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो परंतु मुझे नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में वह शक्ति है जो किसी भी बहरूपे की असली शक्ल पहचान ले।
मैं चाहता तो मशाल की अग्नि तुम्हारे सिर पर दाग कर तुम्हें आग में झोंक सकता था। दिखाऊं कैसे? देखो, मशाल तुम्हारे सामने जल रही है और इसका लाभ मैं बनाता हूँ यहीं से फूंक मारकर। मशाल धधक कर अलाव बनने लगी। नेवला उठ खड़ा हुआ अपने रूप में। सावधान घमंडी बालक, मैं आ रहा हूं। नेवला रिंग में कूद गया। तेरा अंत तो होना ही मेरे हाथों है टनी। मुझे आश्चर्य है कि मैं अब तक चुप क्यों था। किसकी मौत किसे यहाँ लेकर आई है यह फैसला भी शीघ्र हो जाएगा। हे महाबलियों, अंगारा अंकल, अंकल जम्बू, महामुनि कित, मेरे आदर्श प्रथम गुरु कालू जिन, पूजनीय महागुरु नाग बाबा, उपस्थित सर्वश्रेष्ठ गणों और मेरे पिताश्री सम्राट तौसी, माता श्री अप्सरा मैया, आप सबको मेरा प्रणाम। मैंने अपने जीवन का पहला द्वंद ऐसी ताकत से लड़ रहा हूँ जिसने सर्वदेश को पहले भी बहुत कष्ट पहुँचाया, जो यहाँ मेरे वध के लिए आया था। मैं चाहता तो इसे अलाव में जला देता। मेरी जहरीली फुंकार में अग्नि है जो किसी दीपक को भी अलाव बना सकती है। हम में से एक का मारा जाना निश्चित है। यदि मैं मारा गया तो किंचित भी अफसोस न करें। वीर रणभूमि में ही मारे जाते हैं। चल नेवला, जो शस्त्र तू प्रयोग करेगा मैं वही प्रयोग करूँगा। शायद तुझे दंत के नियम बताने की आवश्यकता नहीं, तो उठा गदा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। टन टना, नेवले का गदा टूटकर दूर जा गिरा। का नेवले ने तलवार उठा ली। खन 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 होने लगा महासमर। ये तो बेहतरीन तलवारबाज भी है। मैं सोचता हूँ अंगारा, इसे पृथ्वी के आधुनिक तम मशीनी शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगर तुम इसे वैज्ञानिक शक्तियों का महारथी बना दो जम्बू, तो मैं भी पृथ्वी के समस्त जानवरों को हुक्म दूंगा कि वे टनी के हुक्म का भी वैसे ही पालन करें जैसे मेरा करते हैं। नेवले की तलवार भी टूट गिरी। खना, भाला युद्ध शुरू हुआ। अब मुझे अपने व्यक्तिगत अस्त्र भाले से लड़ना होगा। नेवले ने टनी का भाला तोड़ डाला। खा, यह मेरा निजी शस्त्र टनी, यहाँ रखे शस्त्रों में नहीं है जो तू इसे काट लेगा। यह तो नाइंसाफी है नाग बाबा। टनी निहत्था हो गई। जैसे उसने नेवले को शस्त्र उठाने का अवसर दिया, नेवला क्यों नहीं दे रहा? उसे रोकिए। वत्स तौसी, यही तो टनी की परीक्षा होगी। टनी भाले के वार से बचता रहा। फिर टनी के हाथ में भाला आर पार निकल गया। मैं तुझे इसी तरह कौच कौच कर मार डालूंगा। मैं भाला चलाने का महारथी हूँ। टनी ने पंजा कसा तो नेवला भाले का फल नहीं खींच पाया। ये भाला पंजे से छोड़ा तो जानू, जो चीज़ मेरे पंजे में आ गई नेवला वह टूट सकती है मगर निकल नहीं सकती। ऐसे हैं मेरे पंजे। भाला टूट गया। का नेवला भाले के डंडे से ही शुरू हो गया। ठाक ठाक। जब तक जोरदार प्रहार मेरी पीठ पर नहीं होते मुझे भी जोश नहीं आता। और मार 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 मार। उफ, मैं तो मारते मारते थक गया। अब कुछ गर्मी सी आई। अब पहले इस डंडे को तोड़ता हूँ। मिल गई तुझे मुझे अतिरिक्त शक्ति। और अब समान मेरा शक्तिशाली घूंसा। टिश्यू। और एक ही घूंसे में रिंग से बाहर क्या प्रहार है। शाबाश टनी, मार इसे। टनी हवा में चलने लगा। कालू जिन भी खुश था। ये मेरी सिखाई सर्वोत्तम कला है। शाबाश टनी, तू हवा में दौड़ भी सकता है। गजब गजब गजब, वह हवा में ऐसे चल रहा है जैसे जमीन पर चल रहा हूं। जुग जुग जियो मेरे लाल। टनी हवा में नेवले के इर्द गिर्द दौड़ने लगा। तू तो अब पक्षी बनकर उड़ नहीं पाएगा नेवले, बस अब मुझे छू भी नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी के पुत्र के नामकरण संस्कार के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।